सभी कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में लाए सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नए वर्ष 2024-25 का इतिहास का अध्याय 2 आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए इसके उत्तर देख लेते हैं। अध्याय 2 है। प्रश्न पहला है, आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान भी पाए जाते हैं? तो पत्थर के। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का उपयोग किन कार्यों में किया जाता था? उत्तर है बी, अनाज व वनस्पतियों को पीसने में। फिर है पुरातत्वीय स्थल बोरजोहम कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर में। फिर बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो यह हुआ था तो तकरीबन 12,000 वर्ष पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर प्रश्न 5वां है हमारा, मध्य पाषाण युग का और किस नाम से जाना जाता है? मध्य पाषाण युग को और किस नाम से जाना जाता है? जिसको हम जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, मेसोलिथ। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोरजोहम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन्हें क्या कहा जाता था? तो गर्तवास। और ये लोग गड्ढे के नीचे घर क्यों बनाते थे? ताकि जो मौसम ठंड है, गर्म है, तो गड्ढे के नीचे जब वो घर बनाते थे तो उस मौसमों का ज़्यादा असर उन पर नहीं पड़ता था। फिर है वर्तमान में हजारों वर्ष बाद भी खालिस्तान का उपयोग किया जा रहा है अनाज पीसने के लिए। तो आपने देखा होगा ओखली और मूसल का उपयोग भी अभी भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी है खालिस्तान इलाके में। तो इलाके से सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा गया था। तो यहाँ पे ये मिले हैं मेहरगढ़ में। ठीक है। फिर उसके बाद पशुपालन भोजन के खालिस्तान का एक तरीका है। तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। फिर है आरंभिक काल को खालिस्तान काल भी कहते थे, तो पुरापाषाण काल भी हम उसको कहते थे, यानी कि अभी भी कहते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता था? तो उत्तर में लिखेंगे, अतीत में जो लोग भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे, उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। 8वां देखिए, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग किन किन कार्यों में किया करते थे? उत्तर में आप लिख देंगे, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए? तो उत्तर में आप लिख देंगे, 9वें का उत्तर रहेगा, जो आरंभिक मानव था वह अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया। ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को पालने लगे और पशुपालक बन गए। प्रश्न क्रमांक 10वां, आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया? तो उत्तर में लिखेंगे, आरंभिक मानव द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। 11वां, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को हम पुरास्थल कहते हैं। ठीक है। 12वें में देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और यह क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यहाँ पे इस काल के यहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप जाएंगे भीमबेटका में कभी तो ये जगह जरूर घूमिएगा जहाँ पे सारे शैल चित्र और शैलाश्रय रखे गए हैं। 13वां देखिए, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? तो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश एवं शिकार के लिए घूमते रहते थे। पेड़ और पौधों, फल फूल अलग अलग मौसमों में आते हैं, है ना, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। जहाँ जिस मौसम में जो फल आता था तो उस प्रकार से भोजन की पूर्ति के लिए वो उस मौसम में उस जगह पर स्थान पर चले जाते थे। 14वां देखिए, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? तो उत्तर, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। 15वां देखिए, मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों के विवरण लिखिए। तो यहाँ पे पैराग्राफ में है, अगर आप चाहें तो इन्हें तोड़ कर वाक्यों में भी लिख सकते हैं। पहला, मेहरगढ़ जो ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोतन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। दूसरा, मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि
यहाँ पे सबसे पहले गेहूँ उगाना, जौ उगाना यहाँ पे किया। तीसरे पॉइंट में लिख देंगे यहाँ पे लोग भेड़ बकरी पालना सीख चुके थे। चौथे में लिखेंगे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। फिर पाँचवें में इसमें चौकोर तथा आयताकार के घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, 10 वाक्य लिखे हैं, 5 वाक्य आप अपने पाठ्य पुस्तक से लिख देंगे। यहाँ पे 16वां देखिए, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाएं। तो भीमबेटका, बुर्जहोम, इनाम गांव, होसंगी, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, महागढ़ा, कुरुनुल गुफाएं, कोल्डी हवा, मुंबई, पयमापल्ली, कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा नदी। तो ये सारे जो हैं वो पुरातात्विक स्थान ही हैं जहाँ पे हमें पूरा प्राचीन जो हमारा मानव था वहाँ के जो है अवशेष यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो देखिए पहला भीमबेटका जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में ही दिखाई देता है, ये यहाँ पे रायसेन जिले में। दूसरा देखिए बुर्जहोम जो कि यहाँ पे कश्मीर में है, ये बुर्जहोम। फिर इसके बाद है तीसरा इनाम गांव। तो देखिए इनाम गांव जो है आपका ये इनाम गांव जो है ये यहाँ पे इस रीजन में देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद है होसंगी, तो होसंगी यहाँ पे इनाम गांव के नीचे। उसके बाद ब्रह्मगिरी, तो होसंगी के नीचे है जो है वो है ब्रह्मगिरी। उसके बाद है हल्लूर, तो ये यहाँ पे आपको ये स्थान पे हल्लूर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है आपका महागढ़ा, ठीक है, महागढ़ा, तो ये आपको यहाँ पे आपको महागढ़ा देखने मिल जाएगा। फिर कुरुनुल की जो गुफाएं हैं ये यहाँ पे आपको उड़ीसा वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगी। फिर कोलरी हवा जो है वो महागढ़ा के ठीक ऊपर यहाँ पे इस रीजन पे देखने मिलेगा। फिर है मुंबई, तो मुंबई जो है वो ये यहाँ पे है महाराष्ट्र में। उसके बाद है पयमपल्ली, तो ये यहाँ पे ये रीजन पे आपको नीचे कावेरी नदी के ठीक ऊपर आपको पयमपल्ली देखने को मिल जाएगा। फिर कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी आप देखेंगे तो ये आपकी ये कृष्णा नदी है जो कि महाराष्ट्र से होते हुए उड़ीसा में जा रही है। फिर कावेरी तथा नर्मदा नदी, तो कावेरी नदी ये आपको इस रीजन में देखने को मिलेगी। नर्मदा नदी हमारे यहाँ पे ये मध्य प्रदेश रीजन में देखने को मिलेगी। तो ठीक इस प्रकार आप देख लें, ये इस प्रकार से आपको सभी चीज़ें यहाँ पे एक मानचित्र में दर्शा देनी है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।